सेल एक बायोलॉजी की बेसिक यूनिट से शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ से बायोलॉजी की शुरुआत होती है वो शब्द वो है सेल। बायोलॉजी का मतलब होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। अगर कोई लिविंग है तो उसका सेल शब्द से बहुत जुड़ा हुआ एक रिलेशन है। अगर सेल है तो लिविंग है, सेल नहीं है तो लिविंग है। इसलिए हम सेल को बायोलॉजी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे एक चींटी हो, चाहे एक बड़ा हाथी हो, चाहे अमीबा जैसा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे डायनासोर जैसा विशालकाय ऑर्गेनिज्म हो, सबके सब लिविंग हैं। मतलब सबके अंदर लिविंग सेल है। हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो हमारी इसकी शुरुआत सेल से ही। हम कोई भी काम करते हैं, बैठते हैं, तो सेल्स ने मिलकर बैठने की प्रक्रिया को पूरा किया। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ। लाइफ मीन्स सेल। अगर एक तरह से लाइफ को अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो हम सेल है। तो सेल बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। 1665 से पहले किसी को नहीं पता था कि सेल क्या होता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया 1665। वो अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क की थिन स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे, और उस कॉर्क की थिन स्लाइस को जब उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में, तो उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिले। कंपार्टमेंट बोले तो कमरे, और उन कमरों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल खोजी गई वो एक डेड सेल थी, क्योंकि कॉर्क एक डेड टिश्यू होता है जो प्लांट के ऊपर बार्क की फॉर्मेशन करता है। तो वो उसी कॉर्क या बार्क जो था उसकी एक पतली स्लाइस परत का अध्ययन कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने सेल को डिस्कवर किया 1665। सेल जो होती है डेड सेल, वो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं होती है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट तो एक लिविंग सेल ही होती है। तो बाद में चलकर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। उन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ल्यूवेनहॉक तालाब के पानी का अध्ययन कर रहे थे, तालाब के पानी को स्टडी कर रहे थे। तो तालाब के पानी के अंदर उन्हें माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मिले, एक सेल के ऑर्गेनिज्म मिले, और उन्होंने उसको सेल कहा कि दैट इज द लिविंग सेल। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई सेल और ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई सेल में बेसिकली यही अंतर था कि रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई सेल एक डेड सेल और ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई सेल एक लिविंग सेल।
रॉबर्ट हुक ने अपनी सेल को कॉर्क की थिन स्लाइस में स्टडी किया था। लीवनहॉक ने अपनी सेल को पॉन्ड वाटर में स्टडी किया। अब सेल, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट होती है। सेल को इस तरह समझ लीजिए कि एक छोटा सा कमरा, वो कमरा उसका साइज हम डिसाइड करते हैं कि वो कितने बाई कितने का होगा। 10 बाई 8 के कमरे होते हैं, 12 बाई 16 का कमरा होता है, 12 फुट लंबाई 16 फुट चौड़ाई। तो ये कमरे की शेप, कमरे का साइज उसमें प्रयुक्त होने वाली ईंटों पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा ईंटें हम यूज करेंगे कमरा उतना बड़ा बनेगा। उसी तरह से जितनी ज़्यादा सेल बॉडी में होंगी ऑर्गन का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। जैसे दीवारें कमरे की निर्माण करने का काम करती हैं, वैसी सेल बॉडी का निर्माण करने का काम। ब्रिक्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ रूम, सेल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल की संख्या हर ऑर्गेनिज्म में वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो सेल की संख्या के आधार पर हमने ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में बांटा है। सेल की संख्या के आधार पर हमने सभी ऑर्गेन्स को 2 कैटेगरी में बांटा। अगर किसी भी ऑर्गेन के अंदर केवल एक ही सेल है तो वो सारे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर सेल एक से ज़्यादा चले नहीं उन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर लाखों सेल्स होती हैं, हम मल्टी सेलुलर। प्लांट के अंदर लाखों सेल होती हैं, मल्टी सेलुलर है। जो भी ऑर्गेनिज्म हमें अपनी इन नेक्ड आइज से दिखाई देता है वो मल्टी सेलुलर जीव होगा। चींटी हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, छोटे से छोटा भी अगर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं तो मल्टी सेलुलर में ही आएगा। यूनिसेलुलर जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है उनको कहा गया है यूनिसेलुलर। अमीबा इस यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। पैरामीशियम यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। यूग्लिना यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। क्लैमाइडोमोनास ये भी यूनिसेलुलर का ही एग्जाम्पल है। ये सब सेल यूनिसेलुलर है क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल पाई जाती है। तो एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली 2 डिफरेंस है। एक तो यूनिसेलुलर में एक सेल मिली, मल्टी में बहुत सारी सेल मिली। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर भी मिलता है। तो वो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर is a property of multicellular organism, not the property of unicellular. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हजारों लाखों सेल होती हैं और वो सब सेल बॉडी के अंदर अलग अलग काम करते हैं। कोई डाइजेशन में इन्वॉल्व है, कोई रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, कोई सेंसेशन में इन्वॉल्व है, कोई एक्सक्रिएशन में इन्वॉल्व है, कोई स्मेल करने में इन्वॉल्व है,
कोई हियरिंग में इन्वॉल्व है, कोई विजन में इन्वॉल्व है। तो हर सेल एक विशेष काम को करने के लिए स्पेसिफाई हो जाती है, विशेषज्ञता हासिल कर लेती है और उसी काम को करती है। इसको कहा गया है डिवीजन ऑफ लेबर। यानी किसी भी सेल का बॉडी के अंदर एक स्पेसिफाई फंक्शन करने के लिए स्पेसिफिक हो जाना, वो कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होती है, तो वो क्या किसी काम को करने के लिए उसको सारे काम उसी को करने हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की सेल अलग अलग ग्रुप बनाती है, जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं, जो आगे चलकर अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और वो अलग अलग ग्रुप अलग अलग काम करने वाले हैं। कुछ प्लांट की बात करें तो कुछ फूड के कंडक्शन का काम करेंगे, जिन्हें हम फ्लोएम कहेंगे। कुछ वाटर के कंडक्शन का काम करेंगे, जिन्हें हम जाइलम कहेंगे। कुछ फूड को स्टोर करने का काम करेंगे, जिन्हें हम पैरेन्काइमा कहेंगे। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करेंगे, जिन्हें हम पॉलेनकाइमा कहेंगे। कुछ हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, जिन्हें हम स्क्लेरेनकाइमा कहेंगे। तो अलग अलग सेल्स ने ग्रुप बना लिए और अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। तो इसी को नाम दिया गया है डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि सेल्स का अलग अलग काम करने के लिए स्पेसिफाई हो जाना, वो कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर किसकी प्रॉपर्टी है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सेल को फर्दर हम आगे बढ़े तो हमने सेल की बारे में हिस्टोरिकली क्या क्या चीज़ें आई हैं, सेल की बारे में कब कौन सी चीज़ खोजी गई है, उसके बारे में एक बार हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कवरीज रिगार्डिंग द सेल। सेल्स से रिलेटेड डिस्कवरी, कौन कौन सी खोजें सेल्स से संबंधित हुई। सबसे पहली सेल को ही खोजना हुआ है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा। तो पहला साइंटिस्ट जिनका नाम आता है सेल की डिस्कवरीज में, वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को खोजा। जैसे मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने कॉर्क की थिन स्लाइस को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और सेल को खोजा। दूसरी डिस्कवरी आती है लीवनहॉक की। लीवनहॉक वो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को खोजा, क्योंकि रॉबर्ट हुक की सेल एक डेड सेल थी। तो 1674 में सबसे पहले लीवनहॉक ने लिविंग सेल को खोजा और वो लिविंग सेल प्लांट पॉन्ड वाटर से उनको मिली। उसके बाद 1831 में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रॉबर्ट डाउन। उन्होंने बताया कि हर सेल के अंदर एक कंट्रोलिंग एजेंट होता है जो पूरी सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग एजेंट तो हर जगह होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर कंट्रोलिंग एजेंट नहीं है तो वहाँ पर सब अपनी मनमानी करेंगे, कोई किसी की नहीं सुनेगा। स्कूल में प्रिंसिपल बनाए जाते हैं कंट्रोलिंग एजेंट, जिले में डीएम बनाए जाते हैं कंट्रोलिंग एजेंट, स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब हर लेवल पर एक कंट्रोलिंग एजेंट है। तो यह सेल के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं और उन सबको अगर कंट्रोल करना तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस कहते हैं।
वो सेल का कंट्रोलिंग एजेंट है और इसको खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं परकिंजे। परकिंजे ने 1839 में ये बताया कि हर सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है जो उसके लिविंग बने रहने के लिए जरूरी है। अगर किसी सेल के अंदर से उस लिक्विड को हटा दिया जाए तो सेल मर जाए। तो वो लिक्विड उस सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी रिएक्शन होंगी, वो सभी उसी लिक्विड में होंगी। और उस लिक्विड को डिस्कवर किया परकिंजे ने और उसे नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को परकिंजे ने खोजा 1839 में और उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम आते हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर सेल के बारे में बताया और सेल की थ्योरी को प्रपोज किया। 3 वैज्ञानिक हैं, 3 अलग अलग देशों से हैं, तीनों का टाइमिंग भी अलग अलग है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो सारी बातें मिलाकर कही जाती हैं सेल थ्योरी। 3 वैज्ञानिकों के नाम हैं स्लाइडर, स्वान और बर्चो। ये 3 वैज्ञानिक हैं। स्लाइडर ने 1838 में सेल की थ्योरी दी, स्वान ने 1839 में और बर्चो ने 1855 में सेल के बारे में कुछ कहा। इन तीनों वैज्ञानिकों ने सेल के बारे में जो भी कहा वो मिलाकर कहा जाता है सेल थ्योरी, सेल की थ्योरी। स्लाइडर, स्वान और बर्चो तीनों ही अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं, लेकिन तीनों ने ही सेल के अंदर कुछ कॉमन बातें की। पहली कॉमन बात कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। बिना सेल के ना तो लाइफ के स्ट्रक्चरल होने की तो हम अनुमान लगा सकते हैं, ना कोई काम होगा अगर सेल नहीं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, उन्होंने देखा। और बर्चो ने विशेष बात पर देखी कि सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आती है। सेल का निर्माण, सेल की फॉर्मेशन, सेल का प्रोडक्शन हमेशा पहले से उपस्थित सेल से ही होगा। कहीं आसमान से सेल टपकेगी नहीं, पानी से निकलेगी नहीं, धरती फाड़ के आएगी नहीं, पुरानी सेल होगी, उसी से ही नई सेल बनेगी। ये 3 बातें इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर कही हैं और जिनको हमने नाम दिया है सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी के बेसिकली 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सभी लिविंग बीइंग सेल के बने हैं। दूसरा पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा पॉइंट, सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये हमारे सेल की थ्योरी थी जो 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर दी। अब किसी भी सेल को अगर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसे 3 एरियाज में बांटते हैं। फंक्शनल एरिया ऑफ सेल, फंक्शनल एरिया ऑफ सेल। सेल के अंदर अलग अलग काम होते हैं,
तो उन कामों के आधार पर हमने सेल के पूरी बॉडी को या पूरे एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो सेल को कवरिंग देगी, उस पार्ट को नाम दिया है सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप इज द फर्स्ट फंक्शनल एरिया ऑफ सेल। ठीक है, पहला काम सेल का होता है प्रोटेक्शन खुद सेल को मिले, तो सेल एनवेलप पहला फंक्शनल एरिया। दूसरा फंक्शनल एरिया होता है सेल के कामों को कंट्रोल करने वाला, वो है न्यूक्लियस। ये सेकंड फंक्शनल एरिया है सेल का। और तीसरा एरिया न्यूक्लियस और इस सेल एनवेलप के बीच में भरा हुआ एक लिक्विड है, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये तीसरा फंक्शनल एरिया। पहला फंक्शनल एरिया जो सेल को कवर करता है सेल एनवेलप। दूसरा फंक्शनल एरिया जो सेल के कार्यों को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और तीसरा फंक्शनल एरिया जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल एनवेलप के अंदर होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये 3 फंक्शनल एरिया हैं किसी भी सेल के। तो हम आज की क्लास में सेल की बेसिक चीज़ों को हमने पढ़ा, सेल के फंक्शनल एरियाज को पढ़ा, सेल की से के रिगार्डिंग जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं उनको पढ़ा। ये हमारी सेल द पार्ट 1। अगली क्लास में हम उसके फंक्शनल एरियाज पर जाएंगे और उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल नेक्स्ट क्लास में हम उसके फंक्शनल एरियाज को डिस्कस करने वाले हैं।